एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है। मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ आ गई है और मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूं कि तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है, जो कि इमरान खान करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बड़ी गर्मा गर्म खबर आज लाहौर से, जहां नज़ीर चौहान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, शहजाद अकबर के साथ एक मामला हुआ जिस पे शहजाद अकबर ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। आज उनकी ज़मानत का मामला था। उस ज़मानत में शहजाद अकबर की जानिब से ज़मानत की मुखालफत नहीं की गई। कहा गया कि जी मुझसे उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लिहाजा अगर ज़मानत दी जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद नज़ीर चौहान साहब की ज़मानत हो गई। फिर नज़ीर चौहान साहब नज़र आ रहे हैं आपको फुटेज में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हमरा खड़े हुए, जो सूबाई वज़ीर हैं, और वहाँ वो गरजे बरसे हैं जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़। यानी वो जहांगीर तरीन साहब जिनके हवाले से चंद रोज़ कबल तक नज़ीर चौहान साहब सब कुछ करने के लिए तैयार थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा खुल के बातें कर रहे थे। आज बदले बदले से नज़र आए नज़ीर चौहान, और उन्होंने कहा कि जब मामलात इस तरह के हों, जब हक़ाइक़ सामने आएँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो आज अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाले नज़ीर चौहान साहब कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब ने मुश्किल वक्त में मुझे नहीं पूछा, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से मैं अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब ने मुझे और लोगों को इस्तेमाल किया, जहांगीर तरीन साहब के हमरा जो लोग मौजूद हैं उनके लिए मैं एक मिसाल हूँ, वो उनका साथ छोड़ दें। तो आज जहांगीर तरीन साहब के अपने साथी नज़ीर चौहान साहब की जो तोपों का रुख था वो ख़ुद जहांगीर तरीन साहब का। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आज लाहौर में हुई। साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक और हैरत अंगेज़ जो ऐलान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनाया और वो कामयाब हो गए बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। तो जो एक जंग जारी थी, जो नाम लिए जा रहे थे कि जी सरदार तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वज़ारत उज़्मा के लिए। दोनों के नाम माइनस हुए। फिर जो और नाम चले जिसमें चौधरी अज़हर सादिक साहब का नाम था वो नाम भी माइनस हुआ और कुर्रा फ़ाल निकला सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी वही हैं। जब शुरू में इंटरव्यू लिए जा रहे थे तो 3 लोगों के अलावा जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया गया था, और वो हेलीकॉप्टर की फुटेजेस आपने देखी थी कि क़य्यूम नियाज़ी साहब आए हैं मिलने के लिए, तो ये वही क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं। इनका कुर्रा फ़ाल निकला है, इन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो अब ये जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये क्या करती है, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है वो कितने कामयाब होते हैं, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में इत्तला ये है कि उन्हें सीनियर वज़ीर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में बनाया जा रहा है। साथ साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐलान किया है कि 17 अगस्त को वो हुकूमत की जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ वो एक पेपर जारी करेंगे। और मफाहिमत के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई चीज़ नहीं है जो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ साथ शेख रशीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पीपल्स पार्टी में भी मफाहिमत और मज़ाहिमत की जंग जारी है, और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आए और जेल ना जाएँ। इन तमाम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। इब्राहिम खान साहब, ये क्या कोई छू मंतर किया, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? नज़ीर चौहान साहब तो आज बिल्कुल तब्दीली तो असल नज़ीर चौहान में आई आज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हाफिज साहब। बात ये है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो बेसिकली जब तरीन साहब का वो हॉट वाटर्स में थे तो उनके साथ जो अक्सरियत लोगों की उस वक़्त उनके साथ गई थी, वो कोई पार्टी मफादात के लिए या आइडियालॉजी के पीछे नहीं गई थी। एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी, उनकी अपने ज़ाती ग्रीवेंसेस थे, जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, लोगों की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो मामला, तो उन्होंने उधर शेल्टर लेने की कोशिश की। वहाँ पे मकसद है कि तरीन साहब को जो है एक उल्टा उनको वहाँ से शेल्टर मिला। रिजल्टेंटली बहरहाल मामलात में आखिर हकायक की तरफ ही आना था, और मैं समझता हूँ कि ये देर आए दुरुस्त आए, और मामलात जो है वो हकायक की तरफ। तो और अब पार्टी देखें, अब आप पार्टी टिकट पे आते हैं, पार्टी के साथ आपकी लॉयल्टी है, अगर नहीं है, आपका इख्लाफ है, तो आप आराम से पार्टी से इस्तीफा दें, और तो उसके बाद अब आप ये जो मर्जी करें, और आपको अब कोई नहीं रोक और सकता। लोग भी जो जहांगीर तरीन की तरफ गए हैं उनकी भी वापसी का सफर शुरू होगा इब्राहिम साहब अभी। देखिए, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी हम पार्टी के अंदर गए, चले गए। ये कोई इन्होंने कोई लिमिट्स क्रॉस की इन अ सेंस के ये जो जिस किस्म के इन्होंने अल्फाज किसी के मजहबी अकायद के मुतालिक या मेरे मजहबी अकायद के मुताबिक, मैं अल्लाह के और उसके रसूल के मुतालिक किस तरीके से सही, अनलेस के ठीक ठीक, वो हो, कोई उसमें गलत तो कोई बात दो हो, राय तो नहीं। मकसद है मेरे अकायद का तो मुझे हक हासिल है विद ये इन द सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। वो जितने भी लोग हैं उनको अपने अपने तो दीन के ये मुताबिक रहने की जरूरत है, या किसी को काफिर करार देना या नहीं, इस कोई दो किस्म की राय नहीं बात इब्राहिम साहब, करना, तो ये कोई मेरे ख्याल में। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है या जेल में ज़मीर जाग गया नज़ीर चौहान साहब का, तो ये बाकी लोगों के लिए, वो कहते हैं मैं मिसाल हूँ, तो मिसाल और लोगों के लिए तो नहीं है कि बाकी भी जेल में जाना पड़ेगा तो पहले ही ठीक हो जाओ। देखें, पहले कोई इस हद तक गया नहीं है कि मकसद है कि वो अननेसेसरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो जाके बिलो द बेल्ट हिट करे। ठीक अगर आप ऐसा करेंगे किसी के साथ, तो फिर उनको राइट हासिल है ठीक कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो आपके खिलाफ ठीक कार्रवाई करें। ठीक तो ठीक। मैं नहीं शैला समझता साहब, कि किसी और मेंबर ने कोई ऐसी को बात की है। शैला साहब ये इंडिकेशन है और ये क्या अब आपको जहांगीर तरीन साहब के लिए आने वाले दिन सख्त नज़र आते हैं, या उनके मामलात भी सेटल हो गए हैं, बाकियों के भी मामलात उन्होंने कहा जी वो सेटल कर गए, हम भी ज़रा अपने मामला ठीक करें, सेटल हो जाएं, ये क्या है ये? अच्छा, सबसे पहले तो हाफिज, मुझे हमेशा जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है मुख्तलिफ पार्टीज में, मुझे समझ आने लगता है अदर देन पीपल्स पार्टी कि ये सारे लोग इसमें बगैर किसी आइडियोलॉजी के इनको ज्वाइन करवाया गया, और ये मफाद परस्तों के कुछ टोले थे जो कि अपने मफाद के लिए इसमें शामिल हो गए। और जहाँ तक बात है, अगर आप जहांगीर तरीन साहब का भी केस देखें, तो वो जो बावर्ची के नाम प्रॉपर्टी थी उस पे एक जेआईटी और ये सब कुछ होना था, वो आज तक नहीं हुआ। फिर इस तरह के जो केसेस थे वो दूसरे ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनके नैब में चले, लेकिन ये एफआईए में गया। फिर इसको एक, तो अब ये उसके ग्रुप पे भी एक कारी जरब लगनी थी कि ये ग्रुप आगे जाके कुछ ना करे, तो फिर ये किया गया। तो सारे मसले छोटे बड़े मफादात के हैं, और वो चलते रहेंगे जब तक ये है। अब आप खुद ही देखिए कि क्या महंगाई है, किस कदर पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा हुआ है, एक ही महीने में इतना 10 रुपए तक। कहाँ है एमक्यूएम? जब हमारे ज़माने में पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनली हाईएस्ट उसकी प्राइसेस थी, और 1 रुपए 30 पैसे से 4 रुपए तक यूनिट गया, तो एमक्यूएम ने 3 दफा हुकूमत छोड़ी। ठीक, आज कहाँ है? ये अब वो वाली आज एमकेएम भी तो उल्टी नहीं है बातें करते नजर आ रहे शैला हैं। साहब भाई, ये वो वाली एमकेएम भी तो नहीं है नहीं, ना। मतलब मैं तो नजरियात की बात कर रही हूँ ना। लोग तो वही है ना, लोग तो वही है ना। ठीक, आज आप देखें कि सहाफी रिट्वीट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में और सेंट्रल में रिकॉर्ड जो है वो, मैं डिस्ट्रिक्ट देख लेती हूँ, वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन आमिर खान जो है ना, जो उनको कहा जा रहा है, जो घुट्टी में वो वही बात कर रहे हैं कि जी शहरी इलाकों में, भाई शहरी इलाके पॉपुलेटेड होते हैं, और उनकी उनकी जो है मुख्तलिफ होती है डेमोग्राफी, कि वहाँ पे ज़्यादा लोग छोटी जगहों में रहते हैं।
वो शुरू हो गए। तो ये एक मफाद परस्ती है जिसमें लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सिर्फ अपने फायदे ढूंढ रहे हैं, जिनका मुल्की मामलात से अवाम की मुश्किलात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यही मफाद परस्त फिर आके आपके साथ भी मिल जाते हैं, आपकी पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं, अलाइज भी आपके बन जाएंगे। तो फिर ये सियासत तो इतना बेरहम खेल है कि कल के हरीफ आज के हलीफ, आज के हलीफ कल के हरीफ। ये तो फिर मुझे किसी के ज्वाइन करने पे इतराज नहीं होता कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए किसी हुकूमत के साथ। बात यह है कि सियासत तो नाम सुबह और शाम के इश्यूज को हाईलाइट करने का है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, कोरोना है। ठीक ठीक बात है। अली गौर साहब, पंजाब के अंदर अब ये जो आज जो कुछ हुआ लाहौर में, एंजॉय किया आपने नज़ीर चौहान साहब की एक्टिविटीज़ को? हाफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एंजॉय किया तो यकीनन पूरे मुल्क ने एंजॉय किया है। और मतलब है कि ये देखें, इंतहाई अगर देखा जाए तो नदामत की बात है और इंतहाई मतलब एक शर्मिंदगी का नमूना है ये तमाम जो वाक़यात हो रहे हैं। कि आप देखें कि एक शख्स जो है वो मतलब है कि वो दिखाया जा रहा है कि वो तमाम कवानीन को बिल्डोज कर सकता है, वो जिसको चाहे जेलों में बंद करवा सकता है, वो जिस पर चाहे मुकदमात कायम करवा सकता है और जिसको चाहे विक्टिमाइज कर सकता है। इसको कई पहलुओं से देखना चाहिए इस वाक़या को। देखिए, जहाँ तक तो नज़ीर चौहान साहब का और जहांगीर तरीन साहब की बात है, तो जहांगीर तरीन साहब को तो NRO दिया जा चुका है। जिस इमरान खान को हम कहते थे कि वो जनाब डट गया है अमेरिका के आगे और अमेरिकन प्रेसिडेंट के आगे डट गया है, वो जहांगीर तरीन के आगे तो ढेर हो गया। जब जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि भाई मैं मतलब है कि बजट सेशन था और उसके साथ लोग थे, तो आपने उसी पार्टी का मतलब है वो भी तमाशा पूरे पाकिस्तान ने देखा और मीडिया पर आया कि उसी पार्टी के एक सेनेटर को आप कह रहे हैं कि आप मुनसिफ हैं और वो सेनेटर रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने तो कुछ दिया ही नहीं और कुछ किया ही नहीं। और FIA ने अदालत में जाकर ये अंडरटेकिंग दी कि हमें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें जहांगीर तरीन और उसके बेटे से किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं करनी। और एक तरफ वो नज़ीर चौहान को असल में जो टारगेट किया गया वो किया गया कि जो उसने बातें की अपना शहजाद अकबर के बारे में, तो आप देख लें कि फिर उसको भी दीवार के साथ लगा दिया गया। अदरवाइज तो किसी को कुछ नहीं कहा गया। तो मकसद अगर पर्सनलाइज मामला ना होता तो नज़ीर चौहान का भी कुछ नहीं होना था, आप ये कह रहे हैं कि वो आज शायद कुछ ना होता, लेकिन मकसद ये है कि वो भी उसी NRO के बेनिफिशियरी होते जो जहांगीर तरीन को दिया गया था। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को हाफ साहब किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की आवाम से उसके वोट का हक छीन लिया, हमने पाकिस्तान की आवाम से आटा छीन लिया, रोटी छीन ली, घी छीन लिया, चीनी छीन ली, अद्वियात छीन ली। मकसद है कि महंगाई जो है, महंगाई का जो अजदहा है, महंगाई का जो मगरमच्छ है और इस हुकूमत की करप्शन का जो मगरमच्छ है, वो पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को जो है निगली जा रहा है। वो कहेंगे महंगाई कम हो रही है। कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे भाई वो 7 पॉइंट कुछ पे आ गई, पहले थी बड़ी खुश आइंद बात है महंगाई कम हो रही है, आप कह रहे हैं जी महंगाई ने निगल लिया है। देखें वो बातें तो फिर वहीं पर आ जाती है कि वो वो ग्लासेस और वो टीके जिससे हुरे नजर आती है और महंगाई कम नजर आती है, वो 20 करोड़ आवाम को भी लगा दे। वो ग्लासेस जो है वो हाफिज तारिक साहब को भी दे दे ताकि इनको भी महंगाई जो है वो नजर ना आए। हमसे तो बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे जितने बिजली के बिल आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी कुछ दिन पहले वापस ले ली है और उधर आपको पता है कि उसके बाद घी का रेट कितना बढ़ा है, चीनी का रेट आप तो कहते थे 100 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। आज आप देख ले हम 50 रुपए पे देंगे, 80 रुपए पे चीनी कहाँ पर पहुंच गई, 110 115 रुपए के अंदर जो है वो कराची के अंदर अली गौर साहब मुख्तलिफ जगहों पे चीनी के रेट है। इब्राहिम साहब, ये अब एक और मामला, ये तो चले जहांगीर तरीन साहब से आगे चलते हैं। अब्दुल कयूम न्याजी साहब आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने, एक नया नाम, ये बड़ी कॉन्स्पिरेंसी चल रही है। ऐन से इमरान खान, ऐन से आरिफ अलवी, ऐन से उस्मान बुज़दार, ऐन से अब्दुल कयूम न्याजी, ये ऐन का चक्कर है या कोई और मीम शीन काफ गैन का कोई चक्कर है, या वैसे ही आप समझते हैं कि ये बिल्कुल
देखिए, मैं पहले तो थोड़ा सा अपने भाई बलोई साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। भाई देखें, हमने अपने किसान का देहात में 65% से 68% आपकी पॉपुलेशन देहातों में रहती है। वहाँ पे हमने किसान को जितना फैसिलिटेट किया है, उसकी फसलों की उसको पूरी जो कीमत मिली है, इन्हीं के नून लीग के एक एमएनए ने खड़े होकर मुझे असेंबली हॉल के अंदर कहा कि मुझे खान साहब मेरा 250 एकड़ गन्ना था, तो मेरे पिछले 10 साल के जो है वो मैंने अपने कर्जे उतार दिए हैं। इसी तरह चावल की, मक्की की, आप पोटैटो की, कपास की, जिसकी चीजें देखें उनकी कीमतों में इतना इनको किसान को फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किसान खुशहाल है। इंडस्ट्री को उठा के देख लें, इंडस्ट्री की तरफ जो है आपका फैसलाबाद में 5 लाख लूम्स जो थी वो शट डाउन हुई पड़ी हुई थी, वो चल गई हैं। अब उनके पास मजदूर लेने को और ऑर्डर्स पूरे करने के लिए जगह नहीं मिल रही। आप सियालकोट को उठा के देख लें, अपनी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उठा के देख लें, नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। और मकसद है कि अगेन वो जो आपका ट्रेड डेफिसिट का इशू था 13 साल बाद पहली तरफा वो सरप्लस में गया। आम आदमी की जिंदगी में इतना वो इशू नहीं है जितना ये तेल और अपना चीनी और आटा और फला। ये देखें ना, मुझे ये बताएं आप 15 शुगर एनक दे दें, हमें दे दें, हमें वो एनक दे दें ताकि हमें नजर आए जो आपको नजर आए। वो एनक इनके काम इसलिए नहीं आएगी कि ये प्री मेडिटेटेड, प्री ट्यून्ड मकसद है इनकी। मकसद है कि उस पर गुजारा नहीं है, इसके अलावा इनको जो मर्जी एनक लगा दें वो इस पे असर नहीं करेगा। लेकिन जो आवाम देख रही है, जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको इलेक्शंस में क्लियर कट नजर आया। आप आजाद कश्मीर के इलेक्शन में उठा के देख लें। कश्मीर पे आ जाइए अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, अभी जो कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट नहीं है ये जो कयूम नियाज़ी देखें, वो इसलिए कि पहले जो है वो जो भी कैंडिडेट्स थे उनके मुतालिक आ रहा था कि ये नए बुज़दार आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, बिलियनियर आ रहे हैं, ट्रिलियनियर आ रहे हैं, ये सारी मकसद है। अब ये बातें लोग इन पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमने कहा था, मेरा परसों भी एक प्रोग्राम था तो मैंने ओपनली कहा, मैंने कहा हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन मेकिंग में और इंशाल्लाह ही विल मेक अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये जो चलता है, कश्मीर बहुत सेंसिटिव इशू है। ठीक है, आपकी ये जो बातें हैं कि जी वो आयन से नाम है इस वजह से बना दिया, या LA-13 या LA-18 के ये 2 नंबर दिए गए थे खान साहब को कि जी इनमें से जो है ना वो बना लें, ये ऐसा कोई मामला? सर देखें, ये र्यूमर्स पे असम्पशंस बना लेना, उस पे कैलकुलेशन शुरू कर देना, उस पे डिस्कशन, जिस चीज की इनके पास कोई बुनियाद नहीं है, कोई वो नहीं है, तो मकसद है कि ये वैसे ही मकसद है। अब ये इनको पापड़ वाले और वो पता नहीं फलूदे वाले और पता नहीं कौन कौन से वाले वो सारे भूल गए और इनको मकसद है कि जी वो तरीन साहब की याद आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिब, अली गौहर बलोच साहब, इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब जिन्होंने सारी सुलह कराई है, ज़रा उनसे एक्चुअल स्टोरी पता कर लें। चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये क्या आपने पढ़ के फूंका नज़ीर चौहान साहब को कि वो बिल्कुल बदले बदले से नज़र आ गए, मिठाइयाँ भी आपसे खा रहे हैं और बात भी जो है ना वो डिफरेंट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह है कि मैंने आज से कोई 5 दिन पहले इस केस में एंट्री डाली थी और आला क़यादत को एतमाद में लेके डाली थी। ठीक। और मैंने आला क़यादत को इस बात के ऊपर एग्री भी किया था कि इस पूरे क्राइसिस से हर 2 तरफ से किसी की ना जीत है ना किसी की हार है, सरासर नुकसान है। ठीक। सोसाइटी का भी, माशरे का भी, रियासत का भी और हमारी पार्टी का भी और हुकूमत का भी। तो उनको मैंने इस चीज़ के ऊपर एग्री करने के बाद उनकी तरफ से मुझे फ्री हैंड मिला, तो मैंने फिर कोई इस पे वक्त लगा के आज से 5 दिन पहले ही रात को तकरीबन 1-2 बजे तक मैं 5-1 घंटे लगा रहा। और मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब का खसूसन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कंप्लीट कोऑपरेट किया। और इसी तरह नज़ीर चौहान साहब को भी, इनकी जनाब सेहत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने उसको फ़ौरन जना इनको VIP जनाब ICU में एडमिट करवाने के बाद इनको भी इस चीज़ के ऊपर राजी किया कि आप अपना आप जरा इसको चेंज करो, कि आपका जो स्टैंस है बुनियादी तौर पे वो ठीक नहीं है बुनियादी तौर पे, और आपको इसके ऊपर बैकआउट करना चाहिए।
और शहजाद अकबर साहब से आपको जनाब माजरत करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो उनकी ज़िंदगी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी थोड़ी सी दांव पे लगाई हुई तो है। अब सुलह हो गई है चौहान साहब, अब दोनों अब की? इस पे दोनों की सुलह हो गई है, आज उनकी जमानत हो गई है। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की है उसमें क्लियर कट जना सारा मौक़िफ़ भी आ गया है। और अब केस तो वापस लेंगे शहजाद अकबर साहब? जी जी, वो इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, ये फौरन तो नहीं होता, अदालती जी ठीक मामला है। आते हैं उसमें तो 15-20 ये जो दिन, महीना जहांगीर ये तरीन सारी के खिलाफ क्यों गरज बरस गए? ये 5 दिन आपकी मेहनत का नतीजा है या कोई और वजह? नहीं नहीं नहीं, जहांगीर तरीन साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। असल में उनका अपना गम गुस्सा इस वजह से है कि वो बड़े क्लोज थे उनसे, उनके साथ सुबह दोपहर शाम उनकी पेशियों पे जाना, ठीक। खाने खाना भी और खाने खिलाना भी, और रमजान के महीने में सहरी से लेके अफ्तारी तक जनाब उनके साथ जनाब डटे हुए और खड़े हुए रहना। ठीक। लेकिन जब इनके ऊपर ये 4-5 दिन का जो सही क्राइसिस आया ना, जो सही रियल जी। क्राइसिस, पहले तो वो ठीक। डैश ड्रामा था ना, जो चलो जी गिरफ्तारी देने के लिए गाड़ियां भर के चले गए सारे एमएलए एमपी ग्रुप के जनाब थाने में, वो तो डैश ड्रामा और टोपी ड्रामा था। लेकिन जब रियल क्राइसिस आया, जब गिरफ्तारी हो गई, उस वक्त ना जेल में ना अस्पताल में किसी बंदे ने इनका पुरसाने हाल ना पूछा, सही। ना इनके बच्चों से किसी ने रब्ता किया, ना कि इनसे किसी ने रब्ता किया। तो वो इनको अपना एक गम और गुस्सा इस हवाले से था, और वो गम और गुस्सा उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा जी मेरा पैड़ा वेला आया तो मैंने किसी पूछा नहीं, तो मैं जहांगीर तरीन साहब 24 घंटे जनाब खड़ोता रहता सी। अच्छा, तो वो उन्होंने को अपना गम गुस्सा तो निकाला। फैज़ भाई ये टास्क तो आपने पूरा कर दिया, शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान की सुलह करा दी। अब इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो कोई सुलह वाला टास्क भी आप लेंगे या नहीं, उससे दूर ही सही है? देखो, इसको सुलह वाली तो बात ही नहीं है, ना उनके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है। एक कानून के मुताबिक कार्रवाई है, अगर उसमें वो गिल्टी ना हुए तो वो मुबर्रा होके बाहर आ जाएंगे, सुरखरू होके बाहर आ जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो जनाब इन्वॉल्व हुए, गिल्टी जनाब करार पाए, तो कानून के मुताबिक उनके साथ मामलात होंगे। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली तो बात तो नहीं। लेकिन शहजाद अकबर साहब पर्सनल नहीं है जहांगीर तरीन साहब से, कोई उनकी नाराजगी, कोई लड़ाई नहीं है? नहीं है, देखो शहजाद अकबर साहब तो अपना काम कर रहे हैं, FIA और ये जितने आपके अदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस हो गई, ये वो तो एज आ वज़ीर दाखिला उनके अंडर है। अब वो अगर कोई भी एग्जीक्यूशन करेंगे, कोई भी जनाब चीज परफॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब शहजाद अकबर साहब अपनी कोई पर्सनल क्राइस निकाल रहे हैं। ठीक। उन्होंने तो जनाब अपना ऑफिशियल एक काम करना है ना। ठीक ठीक। फैज़ चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शैला रज़ा साहिबा, आज सिंध में भी तब्दीली की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है। मिनिस्टर्स कह रहे हैं कुछ निकल रहे हैं कैबिनेट से, कुछ नए आ रहे हैं, कुछ नए एडवाइज़र भी आ रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी बन रहे हैं। तो ये क्या है? ये मतलब एक रूटीन प्रोसेस है, रियलाइजेशन है कि अगले 1-2 साल के अंदर काम करना है? जो लोग कैबिनेट से बाहर जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फेक्शन है, ये क्या मामला है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि नया फिस्कल ईयर जो शुरू हुआ है, उसके पहले ही महीने में ये जो बात करते थे करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह की, वो एक 9 से 10 महीने का आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपने किया था कोरोना की मद में आई हुई रकम से। अब पहले ही महीने में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो बात करते थे आप, तो आपका इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो $3.068 बिलियन है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर तक पर भी आपके यहाँ जो है CCA की समरी पहुंची थी अभी पिछले 20 दिन पहले कि आटे, चीनी, चावल की कीमतें बढ़ा दी जाएं। और फिर ये जो अभी पेट्रोल बम आपने गिराया ₹1.70 का, पहले उससे पहले और गिराया था, उसके बाद फिर ये कीमतें बढ़ी हैं। मुझे नहीं मालूम ये किस दुनिया में रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं या नहीं, क्योंकि जब ये लोगों से मिलते हैं तो फिर अंडे और टमाटर पड़ते हैं। तो प्लीज़ ये बातें आप ना करें। अब आपने दूसरी बात की अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत मिलते चले गए। तो जब इमरान साहब वहाँ जलसे के लिए गए तो उन्होंने कहा ये नियाज़ी कौन सा निकला है यहाँ पे, मतलब ये कि ये उनकी पार्टी के नहीं हैं, और ये पहले 2 साल पहले आए PTI मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर 2 साल थे। पहले ज़रूर आए होंगे, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और बड़े उस वक्त की कुछ बातें भी हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग भी इल्ज़ामात पे ही चलते हैं आज तक। अभी ये रो रहे थे फालूदे पापड़ सबको,
आपके क़ैद में लोग हैं, साबित करें, उस पैसे को मुल्क के ख़जाने में डालें, पता तो चले ना कि भाई हाँ गलत लोग से मुल्क में अभी तक साबित किसी से नहीं किया। तो अगर इल्ज़ाम की बात हो रही है तो इन पे भी इल्ज़ामात हैं। अब रही बात वैसे ये अब्दुल कयूम कि नियाज़ी साहब बैरिस्टर की जो सुल्तान सिलेक्शन, महमूद मांझ अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की जो सिलेक्शन है उस पर आपने भी कोई उड़ती उड़ती बातें सुनी हैं या बस वो ऐसी हैं, लोग ऐसी उड़ा रहे हैं? बस वो सुनते तो रहते हैं मैं कि एन का लफ्ज़ बड़ी अहमियत का हामिल है, जो आपने रिपीट किए नाम, आरिफ अलवी, सदर साहब, इमरान साहब भी एन से, और इमरान इस्माइल और उस्मान बोजदार, तो ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं। मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहती, और ये भी कि नियाज़ी वो तखल्लुस करते हैं, मुझे ये मालूम है। तो जो है वो सामने है। अब असल बात तो यही है कि पूरा इलेक्शन इसी बात पे चला है कि जी पूरे पाकिस्तान में 3 साल में क्या डेवलपमेंट वर्क है, क्या नौकरियां हैं, क्या जो हैं वो आटा चीनी चावल और गैस की कीमतें जो बढ़ती थी तो कहा जाता था कि वज़ीर आज़म चोर है। तो ये जो जीडीपी है ये गैस डीजल और पेट्रोल ही है, मुझे लगता है, जिसको वो कहते हैं कि हमने इंक्रीज कर दिया है। आज ये भी बड़ा जो है चल रहा है। तो इसके अलावा तो इस मुल्क में गुर्बत ही इंक्रीज़ हुई है, बेरोज़गारी हुई है। अब जहाँ तक सिंध की बात है, ये मैंने भी सुना है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो मैं समझती हूँ कि कोई बात नहीं, क़यादत का अपना एक डिसीशन होता है, और देखते हैं। लेकिन जो हैरान कुन बात है जो मैंने चैनल्स पे देखी, जियो पे मैंने नहीं देखी, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि जी आपका नाम, आपके ख़िलाफ़ नोटिस गया है, आपने चीफ जस्टिस साहब के लिए कुछ कहा है। मैंने कहा भाई मैं तो अभी आजकल प्रोग्राम भी कम कर रही थी, ज़रा हस्बैंड के साथ छुट्टियों पे हूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ कहा है तो सामने ले आओ। वैसे भी हम नैब में भी चले गए, यहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ख्याल नहीं है मेरा कि मैंने कुछ कहा है। तो हुकूमत इसी तरह चल फिर रही है बस। शुक्र है आपको मिनिस्ट्री से नहीं हटा दिया, वरना लोग तो जो है ना बैठे बैठे हटा देते हैं, किसी के अखबार हो गए, महकमे बदल देते हैं, लीडरशिप को भी नहीं पता होता, पहली चीज़ें लोग मीडिया पे तब्दील कर देते हैं। अली गौहर साहब, नहीं, अगर लीडरशिप का जो भी फैसला होगा वो मंजूर है। मैंने कोई पार्टी, मैं तो 17-18 साल तक वर्कर के तौर पे काम किया है। मेरे बाद जो लोग, मतलब मैं जेल में थी, मेरे बाद लोगों ने, मैं रिलीज हुई, पार्टी ज्वाइन की, वो पता नहीं क्या क्या बने, लेकिन मैंने कभी माइंड नहीं किया। मैं एक नज़रियाती खातून हूँ, तो मेरे अतराफ में जो भी मुखालफत हो रही होती है मैं उसकी परवाह नहीं करती। मेरी कमिटमेंट मेरी आइडियोलॉजी के साथ है, ना उन लोगों के साथ जिन्हें मैं लाऊं वो मुझे कोनियाँ मारें या वैसे ही जो साथ चल रहे हों वो करेंगे। मैं इन बातों पे तवज्जो नहीं करती। अली गौहर साहब, ये कश्मीर में अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की जो डिसीजन है, ये किस तरह से, गो कि आप तो खैर कश्मीर के पूरे इलेक्शन को कहते हैं कि जी आपसे छीन लिया गया, वो कहते हैं नून लीग जो इलेक्शन जीत जाए वो शफाफ है, जो हार जाए बोले जी हमसे छीन लिया, धांधली हो गई है। तो ये दो बड़े नामों को छोड़ के अगर इमरान खान साहब ने कोई एक नया नाम सेलेक्ट किया है तो हेल्दी साइन है कि अच्छा है जी, चले नया आदमी आए कश्मीर में काम कर। देखिए आप साहब, गुजारिश ये है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आप प्रोग्राम में उसका तज़किरा करें या ना करें, लेकिन अपने निजी मामलात में बैठकर तो आप करते ही होंगे निजी फैसलों पे कि क्या हुआ है, और हर जगह पर ये नज़र आ रहा है। देखिए, एक साल पहले से ये इलेक्शन मैनेज करना शुरू किया गया। गंडापुर साहब जिस तरह से पैसे तकसीम कर रहे थे, फिर उसके बाद उनके जो गनमैन थे उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग भी की। फिर आपने देखा कि जिस दिन पोलिंग डे था उस दिन जो अमला था वो पीटीआई की गाड़ियों में आ रहा था और वापस सामान बकायदा लेके आ रहा था, और वापस सामान भी पीटीआई के कैंडिडेट्स की गाड़ियों में रख के वापस जो है वो ले जाया गया। वो हर के साथ 100 और 50 के एक्स्ट्रा बैलेट पेपर थे वो जो रखे गए और उनमें वोट डाले गए और उसको इलेक्शन को चुराया गया। वो आपने देखा कि डस्का में भी इलेक्शन जब ये चुराया तो ये एक्सपोज हो गए, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि ये तो इमरान खान साहब और उस्मान मुल्जार साहब ये पूरी मशीनरी के जरिए जो है ये वोट चोरी करते हैं, और चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। कश्मीर में भी पकड़े गए, किसी का पास या ना चले वो तो एक अलग बात है कि एक पार्टी जिसने 5 लाख वोट लिए हैं उसके पास 6 सीट्स हैं, और जिसने 6 लाख वोट लिए अगरचे वो चुरा के लिए,
लेकिन ये उसको तो 26 अली गौर सीट साहब, ये मिलती है। मतलब आर्गूमेंट इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मुतनासिब नुमाइंदगी पे तो इलेक्शन नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, एक वोट से भी आप हारेंगे तो हारेंगे। ये जो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं जी 5 लाख लेके 6 सीटें और 6 लाख लेके 25 सीटें, तो ये को आर्गूमेंट कैसे बनेगा? देखें, ये मैं नहीं, आपकी ये बात से बनता तो है नंबर इत्तेफाक ऑफ करता हूँ, वोट लेकिन अलग। देखें 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 मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मकसद ये है कि उसका कुछ बैलेंस होता है। ऐसी बात नहीं होती कि आपको इतना ज्यादा वोट पड़ जाता है, वाकई वो मुतनासिब नुमाइंदगी पर है। यही तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो हम लफ्ज बोलते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिस महारत के जरिए वो मतलब है कि हालांकि वो महारत होती नहीं है, वो एक्सपोज हो जाती। मैंने जो वाकयात गिनवाए आपके प्रोग्राम में, टाइम थोड़ा है, मेरे पास तो दर्जनों वाकयात हैं। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसता रहा और पीटीआई की गाड़ियों, झंडे वाली गाड़ियों के काफिले बना के घूमता रहा। लेकिन वो जो इलेक्शन आप जीत जाते हैं अली गौर साहब, 10 इलेक्शन, वो फिर कहते हैं 10 इलेक्शन हम हारे, आपने कहा जी ठीक है जी आवाम की इनको पजीराई नहीं है। एक इलेक्शन हम जीते सियालकोट में, आपने कहा धांधली हो गई है। तो जो इलेक्शन नून लीग जीत जाए वो शफाफ, जो इलेक्शन हार जाए वो धांधली। सियालकोट के इलेक्शन में आपको पता है कि वो कैंडिडेट जो है वो उसका वालिद काफ लीग में 4 इलेक्शन वो हार चुका है, और वो इन्होंने उधार कैंडिडेट लिया है, किराए पे कैंडिडेट लिया है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर का है उसका वो दामाद है। उस वजह से पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई और वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खजाने के पैसे चलाए गए। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर शैला रज़ा साहिबा के सामने वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी मज़ाहिमत और मफाहिमत की जंग जारी है, इसके ऊपर बात करते हैं, इनके सामने ये सवाल रखते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, इब्राहिम खान साहब और अली गौर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा, ये शेख साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी में भी मज़ाहिमत और मफाहिमत की जंग जारी है जैसे नून लीग में, तो आपके यहाँ कौन मज़ाहिमत का हामी है, कौन मफाहिमत का हामी है, और ये जंग कितनी शदीद है? शख्सियात भी बता देते वो तो फिर मैं बात कर लेती। उनका काम यही है इस तरह के पीलर छोड़ते रहना, और उनकी बात क्या होती है आप खुद देखें। आज उनका एक और भी जो है क्लिप शेयर हो रहा है कि जिस दिन धमाके होने थे मैं तो भाग गया था मुल्क से, और एक ये हो रहा है कि मैं मुल्क में मरना पसंद करूंगा। और जिस शख्स ने मुल्क में मरना पसंद किया जालिमों के हाथों, उसके वो खिलाफ बात करते हैं। तो शेख रशीद साहब भी जो है ना, उनका कोई मतलब कॉल और फेल में बहुत हमेशा तजाद होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में अपना काम कर रही है, और जिस तरह से कोरोना के ख़िलाफ़ भी और जंग कर रही है, और जिस तरह सेहत में और के शोबे में और मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है, वो काबिल क़द्र है। और इनका काम सिर्फ एक ही है, वो पहले भी वो कह चुके हैं कि हुकूमत को टफ़ टाइम सिर्फ मुराद अली शाह दे रहा है। सिंध हुकूमत इनका निशाना है। गए थे अरबाब रहीम को टफ़ टाइम के लिए तैयार करने, वो वहाँ पहुँच गए इस्लामाबाद में घर लेने। तो सारी चीज़ें आप खुद ही देख रहे हैं कि इनके अपने अंदर क्या हो रहा है, किस तरह अपने ही पार्टी के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके पार्टी को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी तो क्या इंटैक्ट होगी, बस हुकूमत बचाने की क्या कोशिश की जा रही है। लेकिन वैसे तो पीपल्स मैं क्या पार्टी क्या है, मतलब उनकी खुद अपनी हालत बड़ी पतली थी जो ये पीपल्स जो कश्मीर इलेक्शन में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये माजी को दफन करें और आगे बढ़ें, तो पीपल्स पार्टी भी यही कहती है कि दफन करें आगे बढ़े, या आप समझते हैं कि नहीं? हम समझते हैं कि हमारा माजी बेदाग है और हमें अपने माजी पे फख्र है, और हम अपने माजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे माजी के साथ साथ सामने वाली जमातों का जो किरदार है माजी में, वो भी हम देख रहे हैं। तो जिसको दफन करना है माजी, वो ज़रूर अपने डार्क पॉइंट दफन करे और आगे बढ़े। मैं ये समझती हूँ कि हमने कौमें अपने माजी से सबक सीख के आगे बढ़ती हैं, और हमारा शानदार माजी जो है वो हमारे लिए मेरी बर्दाश्त का मादा खत्म होता जा रहा है। इब्राहिम साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनका जवाब ले लें फिर शैला साहब आपने। मेरे पास किनका खत्म होता जा रहा है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे बताएं ना कौन कह रहा है कि मेरा बर्दाश्त। इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं कि इब्राहिम साहब को बस इतना कहिएगा, बस इब्राहिम साहब को इतना कहिए, बस मैं जा रही हूँ, मेरी बात सुन ले। बस मैं आपको आखिरी बात कह देती हूँ। परवेज मुशर्रफ से आप 100 सीटें लेना चाहते थे, माजी ये है
परवेज मुशर्रफ से आप 100 सीटें लेना चाहते थे, फिर वो हो नहीं सका, फिर एहतशाम जमीर साहब की बात चलती रही, फिर आप क्या कहते हैं पाशा के साथ थे, और अब आप जो कुछ कर रहे हैं कश्मीर इलेक्शन में जो किया और सब किया, आपका हाल माजी सब एक सा है, इसलिए खुदा हाफिज। अच्छा जी इब्राहिम साहब। अच्छा, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मेरी बहन ने एक बड़ा क्लासिक फिक्रा बोला कि हमारा माजी बेदाग है, अगर इनका बेदाग है तो हम सारे दागदार हैं। ठीक है ना जी, मैं इनकी पार्टी की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, अपनी बहन की बात नहीं कर रहा। तो अर्ज करने का मकसद ये, देखें चीजों को लॉजिक के साथ आप बयान करें, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। अब अली गौहर साहब फरमा रहे थे, इनके अपनी पार्टी के नौशीन बीबी जो हैं सैयदा, वो जो सियालकोट से बनी, उन्होंने ओपनली टीवी पे कहा कि जी बिल्कुल हमें किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आई इलेक्शन में सियालकोट वाले में। इसके अलावा इनके अहमद खान साहब हैं, बड़े स्पोक्समैन हैं इनके जमात के, उन्होंने ओपनली कहा कि जी बिल्कुल किसी किस्म की हमें वो नहीं आई, इनकी बेहतर मैनेजमेंट थी, इन्होंने उसको बेहतर अंदाज से अपने मामलात को हैंडल किया और उसमें जो है इनको कामयाबी हुई है। अब जो लोग थोड़ी रियलिटी को फेस करने वाले हैं वो तो करते हैं। जहां तक अली गौहर भाई हैं, तो ये मकसद है कि इनको तो आप मकसद है कि आसमान से तारे भी तोड़ के ला देंगे तो इनका नारा एक ही होना है कि मियाँ दे बच्चे जिंदे रहें। ठीक है ना, तो ये इस तरह से नहीं होता। मियाँ साहब वापस आए, इतने बड़े पॉपुलर और जनाब इतने पाकिस्तान के जो है सबसे बड़े लीडरशिप है उनकी, वापस आए और आए आप पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी वो जेल ना जाए, तो क्या कोई मामला हो रहा है? कोई मामला हो रहा है, कोई पीछे बातचीत शहबाज साहब कर रहे हैं, कोई आपके साथ क्या है जो कह जी शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी कोई बात नहीं है, ये सारी र्यूमर्स हैं, ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी शहबाज साहब जो हैं वो जो रिकंसिलिएटरी माइंड के साथ हैं और मियाँ साहब और मरियम बीबी जो हैं वो उसके साथ है, ये गुड का बैड का प्ले अंदर से मिले हुए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब कोई नहीं होने लगा। ये अंदर से सब कुछ एक है। अच्छा नहीं, ये सब एक हैं, ये सिर्फ एक इंप्रेशन देने की कोशिश, लास्ट ट्राई होती है ना जी, वो डूबते को तिनके का सहारा वाली, वो एक स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये इन्होंने पिछले 35 साल में अगर ये इन्होंने जो कुछ किया सब मिलकर ही किया था, तो अब भी इकट्ठे ही हैं। अब इनकी चीजों में और ये ड्रामेबाजी में किसी ने नहीं आना। बहरहाल इनका इंटरनल पार्टी मसला है, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं हमारे साथ आए, अगर हमने महंगाई कर दी है, हमने तबाही कर दी है, तो फिर अवाम हमें क्यों वोट दे के बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोविड के बावजूद आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोविड के बाद वो बहन मेरी कह रही थी जी 3 कुछ, ये तो 20 प्लस बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए थे ट्रेड डेफिसिट को। चलो यही मान रही हैं कि 3 पे गया था। अली गौहर साहब, ये रल मिल के आप लोग क्या कर रहे हैं? शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब मिले हुए हैं, वो कहते हैं जी, वो कह रहे हैं कि आके शहबाज साहब चाहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में ना जाएं। अली गौहर इब्राहिम साहब कहते हैं कि जनाब ये सब कुछ पहले भी होता रहा, ये रल मिल के कर रहे हैं काम सारा। देखिए, जो शेख रशीद साहब कहते हैं उनकी बातों को तो संजीदगी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शेख रशीद साहब ने हमेशा हर पार्टी में जो है अपनी ज़बान की कमाई खाई। आपको पता है जब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो उनके कसीदे पढ़ा करते थे, फिर ये परवेज मुशर्रफ पे जो निछावर होते रहे, फिर ये न्यादी के जलसे में भी भंगड़े डालते रहे। अब मतलब है कि वो वजारतें, इनको वजारत चाहिए होती है और वो अपनी महारत रखते हैं अपनी ज़बान के जरिए, इसी किस्म की बातें करते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होते हैं। अगली दफा पीटीआई की गवर्नमेंट हुई या ना हुई, जो भी कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क में बनेगी तो उसमें होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको पहली दफा ही पहचान लिया था और फिर इन्होंने जो मिन्नत तरला किया था तो उन्होंने इनको अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। सही रहेगी बात यह है कि पार्टी में क्या हो रहा है। देखिए, पार्टी में बिल्कुल इस वक्त कोई दूसरी राय नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल वजाहत कर दी कि मेरे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, जो ये पार्टी बनी है फली फुली है, ये 40 साल मियां नवाज शरीफ साहब की मेहनत का ही समर है कि ये आज इतनी पॉपुलर पार्टी है कि एक सिलेक्टेड पार्टी ने और सिलेक्टर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इनका वोट बैंक तोड़ा जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इन पर झूठे मुकदमात बनाए जाए। इसके बावजूद आप देख ले एमएनए एमपीए ये पार्टी के नहीं तोड़ सके, पार्टी का वोटर इंटैक्ट है। लेकिन ये कंफ्यूजन है अली गौहर साहब, शहबाज साहब की बात या नवाज शरीफ साहब की बात, कंफ्यूजन है लोगों को कि यार ये क्या है,
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं माजी दफन करो, मफाहिमत। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, मैं खड़ा हूँ। तो वोटर परेशान नहीं है आपका? वो हफ्सा वो तो वही बात करते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। वो तो यही कहते हैं कि मादी में भी आपने इतनी दफा हमने देखा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए, काफ लीग की तरह भी हुकूमतें बनी, अयूब खान के दौर में भी जो है मार्शल लॉ लगे, एक बहुत तवील लिस्ट है। तो वो उस मादी को दफन करने की बात करते हैं कि जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है जो कि मियां नवाज शरीफ ने बताया है, वो है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। पाकिस्तान के जो लोग हैं, आपने देखा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद कि हमने पाकिस्तानी के लोगों का वोट और मैंडेट छीना, फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों का छीना, फिर कुर्रा फाल और वो नजूमियों के जरिए कभी नाम मिला लें, एन मिला लें, काफ मिला लें, जीम मिला लें, जो मर्जी मिला लें, लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान में महंगाई का और करप्शन का जो फ्लड है उसको आप रोक नहीं सकते। जब आप सिलेक्टेड हुकूमतें लाएंगे तो वो हुकूमतें करप्शन करेंगी, उनके वज़रा अद्वियात खाएंगे अरबों रुपए के, उनके वज़रा कोरोना के अरबों रुपए हड़प करेंगे। इमरान खान की लेकिन काम तो अली गौर साहब वो फिर क्रेडिट भी लेते हैं ना। एक खातून ने सिटीजन पोर्टल पे शिकायत की कि उसके घर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया। आज शहबाज गिल साहब ने कहा जी वो खातून की शिकायत दुरुस्त थी, वहाँ गए हैं, जो वहाँ पे उस पर रजिस्ट करने के लिए लोग आए वो पीटीआई के एक एमएनए सदाकत अब्बासी साहब के ससुर थे, राजा हनीफ साहब। तो राजा हनीफ साहब जो सदाकत अब्बासी साहब के ससुर थे, उनके खिलाफ आज मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्योंकि वो जो कब्ज़ा करने वाले लोग थे जिस खातून ने शिकायत की थी, उसकी जो सरपरस्ती थी मुबैना तौर पर वो सदाकत अब्बासी साहब के ससुर फरमा रहे थे। तो ये है कि वो कहते हैं हम अपनों को भी तो नहीं छोड़ रहे ना। नहीं, वो तो आपने जहांगीर तरीन के केस में हमने काफी बातें की, आपने देख नहीं लिया कि हम उनको नहीं छोड़ रहे। रिंग रोड में आप देख लेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन को बली का बकरा बना दिया और अपने सरवर खान और सबको बचा लिया। आमिर कियानी ने अद्वियात खाई, उसको बचा लिया। आपके केपीके के साबका वज़ीर आला के जो किस्से चर्चे हैं उनको बचा लिया। मकसद ये है कि वो तो बड़ी, आपने किसी को भी इंसाफ के कटहरे में खड़े हुए नहीं देखा। वो तो अरबों रुपए हड़प करके मौजे कर रहे हैं। हाँ, सदाकत अब्बासी के ससुर को भी कुछ नहीं होता, आप घबराइए नहीं। आप लो भाई इब्राहिम साहब, वो उधर भी कुछ नहीं, ये भी ऐसे ही फिर सब लोग बच जाने उन्होंने। जी लास्ट कमेंट इब्राहिम साहब, लास्ट कमेंट सर, जो बच जाएंगे वो अली गौर साहब कह रहे हैं शोशा है, मीडिया शो पर तस्वीर हम जी कर रहे हैं, होना वाना कुछ नहीं है। जो बच जाने वाले थे वो लंदन जाके बैठे हुए हैं और वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। अब ये कहानियों दर कहानियां बनती जाएंगी। इनके दौर में इनके अपने वजीर तालीम जो थे वो 20 लाख रुपए लेते हुए वो आपके करप्शन के खिलाफ पेपर जारी कर रहे हैं 17 अगस्त को। पीएमएलएन कह रही है हम 17 अगस्त हमारे करप्शन जरूर करें, अगर हमारी करप्शन है व्हाइट पेपर ना करें। अब पाकिस्तान की अदालतें आजाद पड़ी हुई हैं, अदालतों में हम भी इनके खिलाफ गए थे। इनको कहें ना कहीं जाएं, कोई सबूत हैं तो सामने लेके आए ताकि अवाम कहते हैं आप जो गए निकला कुछ नहीं ना इब्राहिम साहब, निकल नहीं रहा ना कुछ जवाब दें कोर्टों में, कुछ नहीं निकल रहा। वो इसी पे तो कहते हैं जी कुछ नहीं निकलता। हम अर्ज कर रहे हैं ना, क्यों नहीं गए हम कोर्टों में गए तो कोर्ट ने इनके फैसला दिया कि एसेट बियॉन्ड मीन्स पे ये आए। ये मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो फिर ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे ना। हमने अदालतों के थ्रू ही लिया। अगर इनको कोई है इशू तो आए सामने लेके आए ताकि आवाम को तो पता चले ना। इस तरह टीवी पे बैठ के गुमराह तो ना करें। अली गौर साहब तैयारी करें जी आप अदालतें जाने के लिए। इब्राहिम खान साहब कहते हैं जी छोड़े टीवी के ऊपर जो है ना, आप पहने, आप भी काला कोट जैसे मियाँ साहब ने पहन लिया था, कोर्ट गए थे, तो आप भी जाएं, अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, करप्शन के पेपर ना जारी करें। देखिए वो तो सबको पता है कि सबूत होना जी। वो मतलब है कि जो इनके नैब की छतरी के नीचे बैठ के जो इनको सहूलतें मैसर है और जो नैब न्यादी गठजोड़ है वो तो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये हमारी फिक्र छोड़े, ये करेंगे पाकिस्तान में डिलीवर करें। ये जब डिलीवर करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं बोलता सी पैक का प्रोजेक्ट, लोगों को चागी के धमाके नहीं भूलते पाकिस्तान की आवाम को। ये अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान दें। मियां नवाज शरीफ के फोबिया से चागी के धमाके आपकी वजह से नहीं हुए थे हजूर, खुदा के लिए क्रेडिट ना लें ऐसी चीजों का। प्राइम मिनिस्टर तो थे इब्राहिम साहब, प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ ही थे। इब्राहिम खान साहब, अली गौर साहब बदकिस्मती से ये थे उस वक्त, अलबत्ता ये मानने वाली बात है। चले, शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।